कौन सी थ्योरी पढ़, वार्नर थ्योरी पढ़ ली थी, उसी को आगे बढ़ाना था हमको। वार्नर थ्योरी से आगे थी सेकंड थ्योरी थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। और यहाँ हम लोग ना कुछ लिगेंड्स का ऑर्डर चेक करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड्स है। तो हम लोग एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाएंगे उसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही, मतलब आफ्टर दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ही। और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आ जाएंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी तरह एक्सप्लेन कर देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। क्योंकि वार्नर थ्योरी बहुत इनिशियली जब वो आई थी तो उसने बहुत बेसिक्स बात की थी रिगार्डिंग कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो कहीं पर प्रेजेंट होगा, और उसके पास जो है जो लोन पेयर डोनेट वाले हैं, कुछ एनायंस को बैलेंस करने वाले हैं, ये सब आए थे। अब यहाँ हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको अब हमको थोड़ा थियोटिकल वे में पढ़ना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं जो पॉइंट लिखाता हूँ ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली थ्योरी आपको मिल सकती है कि व्हाट इज वार्नर थ्योरी और एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इनमें पॉइंट्स आपको याद रखना है। बाकी इससे फेमस क्वेश्चन तो यही है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमको दी हुई है वो लाइनस पॉलिंग ने 1931 लगभग 30-35 साल बाद जो है नई थ्योरी आई थी रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि 1893 के बाद 1931 में लाइनस पॉलिंग ने इस थ्योरी को दिया, लाइनस पॉलिंग। तो ये साइंटिस्ट के नेम नीट वाले बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो टाइम बचाने वाले और ऐसे होते हैं जो बच्चे ने स्किप कर दिए हो। तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि जो मेटल है, जो मेटल यानी कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल का जो मेटल है, तो मेटल हम लोग कल बात कर रहे थे ना हाइब्रिडाइजेशन की, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं अभी। तो पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा कि metal will provide vacant orbital vacant orbital metal will provide vacant orbital uh, metal will provide vacant orbitals depending on its coordination number, on its depending on its coordination number। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ मेटल, एक बात और याद रखना कि मेटल जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, मेटल या लोन पेयर ले रहा है, तो ये जो मेटल है वो बैक बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर किसी को बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो जो मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट डाल रखी है क्लास 11th की पी ब्लॉक, उसमें पी ब्लॉक का पहला ही टॉपिक मैंने बैक बॉन्डिंग के बारे में डाल रखा है। तो आप पहला टॉपिक वहां से क्लियर कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग। या मैं थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी उसके बाद कैपेबिलिटी कितनी है लोन पेयर को गेन करने की। अच्छा, कैपेबिलिटी के अलावा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट चलता है कि जो लोन पेयर डोनर है, समझना इस बात को कि मेटल के पास एक दूसरा सब्सटेंस जिसको लिगेंड कहा गया है, ये लोन पेयर उसको देना चाह रहा है। ये मेटल को, कोई भी मेटल, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ चलता है 21 से लेकर के 30 वाले को हमको मेनली स्टडी करना है। हालांकि हम प्लेटिनियम तक पढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हो रही है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़े होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स पे जब कोई लोन पेयर लेके आता है तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो कोई मेटल वहां पर प्रेजेंट होगा वो इस लिगेंड से, एल फॉर लिगेंड है यहाँ पर, लिगेंड से लोन पेयर लेगा। यानी लिगेंड जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, लोएस्ट बेस की तरह। लोएस्ट बेस कौन होते हैं, लोएस्ट बेस आर बेसिकली दोज बेस जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लोन पेयर दे भी देते हैं, उनको हम लोग लोएस्ट बेस बोलते हैं। तो लोन पेयर दे दें, ये नहीं खाली बस रखे हुए हैं
जो प्रोवाइड ही कर दे उनको लुईस बेस कहा जाता है। अब जब ये मेटल को लुईस बेस की तरह ये बन रहा है तो उसने ये कहा था कि ये वाला जो पहला बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को उसने नाम दिया सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन से नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उसमें आपने ना सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के बारे में कह रखा था, और डबल बॉन्ड के केस में आपने कहा था कि सिग्मा भी बनेगा पाई भी बनेगा। ये सिंगल डबल बॉन्ड की बात थी, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। तो इसमें आप याद रखना कि ये जो पहला बॉन्ड बनता है जब लोन पेयर किसको मेटल को लोन पेयर दे रहे हैं, कौन लिगेंड्स, लिगेंड्स कौन है, ये एल फॉर लिगेंड्स है यहाँ पर, ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, ये मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो दे विल एक्ट एज अ लुईस बेस, और ये मेटल जो है वो लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा होगा, इट वाज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। तो इसने लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिया होगा। ये वाला बॉन्ड जो है इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। अब कुछ ऐसे भी सिचुएशन पाई गई है जहां पर इस मेटल ने अपना जो लोन पेयर लेने के बाद डोनेट बैक भी किया है, यानी बैक बॉन्डिंग का केस भी देखा गया है कि देयर इज ऑल्सो फाउंड, ये मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख रहा हूं कि देयर इज ऑल्सो फाउंड सम काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग some kind of back bonding from metal to high ligands मतलब हाई लिगेंड्स को अभी हम लोग समझेंगे कि जिनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो हमारे पास वीक चल रही हो, उनको हम ये मेटल जो है लोन पेयर डोनेट बैक भी कर देते हैं। इनका मेन पर्पस ये होता है न्यूट्रलिटी, अगर कहीं पर चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है तो मेटल क्या काम करता है, चार्ज न्यूट्रलिटी वर्ड में यूज कर रहा हूं कि जब ये लिगेंड ने इसको ये दिया तो सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ होगा, बट जब ये डोनेट बैक करता है, कौन, मेटल लिगेंड को लोन पेयर डोनेट बैक करता है कि भाई इन पे कोई चार्ज डेवलप ना हो पाए, तो यहां उसने कहा कि ये जो बॉन्ड बनेगा वो पाई टाइप का बॉन्ड बनेगा। मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये नॉन पार्शियल नेचर का अपन ने दिखाया। नॉन पार्शियल का मतलब क्या है कि ये लिगेंड सीधे सीधे लोन पेयर पूरी तरह प्रोवाइड कर पा रहा है, बट पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास पार्शियल बॉन्ड है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इट्स पार्शियल, ये पार्शियल नेचर का दिखाया जाता है। पार्शियल नेचर का मतलब ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलाउड है लिगेंड टू मेटल पहुंचना, बट जब लिगेंड से मेटल की तरफ लोन पेयर जाएंगे तब उस सिचुएशन में वी विल सेड दैट कि ये जब लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, चाहे भले ही ये वाले देखो इधर से इधर आ गए, बट जब ये इसी को इसको ये लिगेंड जब मेटल को देगा, तो लिगेंड जब मेटल को देगा तब उस सिचुएशन में ये पार्शियली दिखाए जाएंगे और इसको हम कहेंगे कि ये पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मेन फंडा तो यही था कि जब कोई मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो वो मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल उन्हीं उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली डिसाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल सराउंडिंग में है उस मेटल के जो उसको लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें बात सुनो कि यहां पर मैंने ये कहा कि बैक बॉन्डिंग की भी सिचुएशन पॉसिबल है। बैक बॉन्डिंग की सिचुएशन का मतलब क्या है कि मेटल जो है वो लोन पेयर को लिगेंड को भी लोन पेयर बैक डोनेट कर सकता है अगर कहीं पर चार्ज डेवलप हो रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 3 इसका ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास अलग अलग तरह का हो सकता है, और यहाँ जो मेटल क्या हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है और कितने उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अनपेयर्ड हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कंपाउंड के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ गया इट मींस हमको ज्योमेट्री पता पड़ गई। हम लोग मैग्नेटिक नेचर के भी बारे में बात कर सकते हैं और आइसोमेरिज्म के भी बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों मतलब मैंने जो पॉइंट बताए, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो जिसके थ्रू हम लोग ज्योमेट्री भी पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी कह सकते हैं और आइसोमेरिज्म के
वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हमको मिला। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन फंडा क्या था? इससे पहले जो हमारे वार्नर थ्योरी आई थी, उस वार्नर थ्योरी ने ये कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग देखते हैं, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। ये दो तरह की वैलेंसीज हैं, और ये वैलेंसीज का काम क्या होगा? एक होगी प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी मतलब वो ऐसा जो केवल एनायन की तरह वर्क कर रहा होगा, और एक हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होगी जो इसमें प्रेजेंट मेटल को अदर मॉलिक्यूल लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये वार्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या आया कि मेटल जो है वो अपने ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट डिपेंड्स कि वहां पे किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये मेटल लोन पेयर ले भी सकता है और बैक डोनेट भी कर सकता है। अगर कहीं पर चार्ज डिसबैलेंस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो लोन पेयर को अपना लिगेंड को, बार बार मैं लोन पेयर वर्ड यूज करता रहा, वो लिगेंड को अपना लोन पेयर वापस भी दे सकता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, फोकस ऑन दीज वर्ड्स। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इसके थ्रू मतलब वीबीटी के थ्रू अपन क्या क्या पता कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग पता कर सकते हैं इसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग और क्या पता कर सकते हैं? अगर हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ गया सो वी कैन फाइंड द ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग ज्योमेट्रीज की पॉसिबिलिटी होती है जो आपने पहले भी पढ़ रखी है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के अलावा हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें आइसोमेरिज्म होगा या नहीं हो सकता आइसोमेरिज्म। उसका आइसोमेरिज्म जो है वो एक फिनोमिना है, यहाँ पर जो ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक का पढ़े हो उससे डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आइसोमेरिज्म का वही रहेगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें आइसोमेरिज्म के हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे, मतलब वो 3D वाला आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। और आइसोमेरिज्म के अलावा आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को हेल्प करता है। अब मैं इसको ना एक कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूं। सपोज वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है निकिल साइनाइड होल 4, ये ऐसे लिखा हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है -2 चार्ज, या 2 माइनस या -2, कुछ भी, आप इसको मैं -2 ऐसे लिख दे रहा हूं। तो हम जानते हैं कि निकिल का एटॉमिक नंबर होता कितना है? निकिल का एटॉमिक नंबर, निकिल का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 28। कोवाल्ट निकिल कॉपर जिंक 28। तो 28 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। क्या कि इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2, 3d8, यानी डी के पास 8 है। अब मैं अगर इसमें ये कहूं कि निकिल जो है, ये निकिल किस स्टेट में, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये टोटल -2 है, एक साइनाइड पे -1 होता, 4 पे हो जाएगा टोटल -4। ये चीज अगर आपको नहीं पता तो मैं डिटेल में एक बार लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। भाई निकिल का लेट कर लो कि इट इज एक्स, साइनाइड है कितने 4, और इसका -1, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू -2। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? +2, यानी निकिल जो है वो +2 पे। अब निकिल डायरेक्टली +2 स्टेट में तो आया नहीं होगा, पहले +1 फिर +2। अब मैं इसमें निकिल का कहूं कि इट हैव अ +2, तो ये पूरी बात को मैंने डायरेक्ट जो कैसे लिखा ये आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कहा कि निकिल जो है वो +2 स्टेट में है। तो निकिल का, अगर मैं निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली लिखता तो वो ये रहा। इसका मतलब क्या है कि जो 28 निकिल हमारे पास जो अवेलेबल है, इट हैव 28 इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या है? वो हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि 3D है। 3D में हमारे पास 3D मतलब ये 1 2 3 4 और ये 5। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? 8। एक, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब इसके बाद कौन आया? 4s। 4s की बात करें तो 4s के पास जो है ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े हुए हैं। हम लोग बात करें इसके बाद 4p भी अवेलेबल होगा, तो 4p होगा 1 2 3, सॉरी 3 तक ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 4d, तो 1 2 3, ये 4 ये 5, कुछ ऐसे।
तो ही सेड दैट कि जो साइनाइड होगा, ये पहले निकेल +2 का भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो निकेल +2 की मैं बात करूँ तो याद रखना कि कहीं पर अगर +2 स्टेट है, इट मींस व्हाट हैपेंड, आउटर मोस्ट शेल है कौन सा, फोर्थ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब ये ब्लैंक हो चुका होगा। मतलब जब मैं इसमें लिखूंगा, मैं ये क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो 3D है 1 2, सॉरी इसको इक्वली लिख देते हैं, 1 2 3 4 ये 5, इसके इलेक्ट्रॉन तो जैसे थे वैसे ही पड़े रहे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये 3D8 का है। बट 4s की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अब जा चुके हैं, यानी कि ये पूरा खाली हो चुका है। कौन बचा है हमारे पास, 4p बचा हुआ है, 4p 1 2 3, और हमारे पास कौन बचा हुआ है, d बचा हुआ है, 4d 1 2 3 4 5, ये हो चुका है। तो अब ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड क्या कर रहा होगा, ये साइनाइड जो है ये इनको इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं ना, ये इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। अब मैं जैसे आपसे बात करूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है कितना, आप बोलोगे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने जैसे लिगेंड्स पड़े हुए हैं, तो ये लिगेंड्स हमारे पास 4 हैं और ये 4 इसको क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, लोन पेयर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, 4। अब जब 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो dsp मतलब ये हमारे पास हो dsp2, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये कैसे आया, एक पॉसिबिलिटी तो है कि sp3 भी हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी है कि जो है वो dsp2 आए, और ये dsp2 का मीनिंग क्या है, यही हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल्स तो सबको समझ में आ जाते, क्या समझ में आ जाता कि ये जो निकेल यहाँ पर मेटल पड़ा हुआ है, जो शुरू में हमने कहा कि ये जो निकेल है, ये निकेल इनसे लोन पेयर ले रहा होगा, और ये लोन पेयर जो साइनाइड अवेलेबल है, ये साइनाइड के हिसाब से अपने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 4s भी पड़ा है इसके पास, 4p भी पड़ा है और 4d भी पड़ा है। बट ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स खोल के रख देंगे भाई कहीं से भी लोन पेयर दिया जाए, नहीं, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस साइनाइड पर डिपेंड करेगा कि ये साइनाइड जो है वो किस नेचर का है, क्या ये वीक फील्ड का है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। वीक फील्ड का मतलब इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है अपने सराउंडिंग में, क्या वो वीक है या हाई है। अगर हाई होगी तो ये क्या करेगा, अगर हाई होगी तो इन दैट सिचुएशन ये इसको, इफ जैसे साइनाइड जो है, मैं बात करूं फॉर साइनाइड, तो साइनाइड के लिए मैं क्या बोलूंगा कि साइनाइड जो है वो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जो हमारे पास ये जो निकिल था, निकिल का निकिल +2 स्टेट में बात करूं, निकिल +2 जो था तो इसमें जो डी था 1 2 3 4 और ये 5, रुको इसको जरा ढंग से बनाते हैं, ये चीजों को जरा आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 3D8 जो था वो क्या करेगा, इनको सबको पेयर्ड कर देगा, अनपेयर्ड एक को भी नहीं रहने देगा। तो यहाँ पर डी अवेलेबल हो गया, अब एस तो खाली पड़ा ही था और हमारे पास कौन खाली पड़े हुए थे, P4P, तो ये 4s, ये किस वजह से हुआ, ये सिचुएशन किसकी वजह से आई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब इस थ्योरी में हमको क्या एक बात पता पड़ी कि जो लिगेंड्स होते हैं ये दो तरह के नेचर के होते हैं, एक वीक फील्ड वाले और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले। जो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होंगे वो डी ऑर्बिटल्स को सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड करने का काम, और जैसे ही वो उनको पेयर्ड कर देंगे उसके बाद यहाँ कौन कौन से, अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना, आप बोलोगे सर 4। 4 का मतलब क्या है कि जो साइनाइड है वो 4 लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो कहां कहां प्रोवाइड करेगा, ये निकिल +2 के कहां कहां पर प्रोवाइड कर देगा, 1 2 3 ये 4 ये 5, और यहाँ पर जो S है और यहाँ पर जो P है ये है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये एक ये तो पहले से भरे हुए थे 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से ये तो भरे हुए थे। बट ड्यू टू दिस फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो 4 लोन पेयर आएंगे वो 3D में जाएंगे, यानी कि 1 2, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा
और यहाँ पर ये चौथा, ये 4 लोन पेयर हो गए, मतलब यहाँ पर 4s और 4p। तो इसका जो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, DsP2 ना कि sp3। वो sp3 कब होता, sp3 वो जब होता, ये जब होता जब हमारे पास ये जो साइनाइड है वो वीक नेचर का होता, वो 3D के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही पड़ा रहने देता। तो अब 4, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता तो वो 4 जो लोन पेयर प्रोवाइड करता वो इनको कर देता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, sp3। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ध्यान से सुनिएगा बात, कंफ्यूज मत होना। क्या मैंने कहा कि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है वो मेन फंडा बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स जा रहे हैं। तो वो उसने क्या थ्योरी दे रखी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ही सेड दैट कि लाइनस पॉलिंग ने बताया कि ये जो मेटल होगा वो मेटल्स के पास जो ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल, जैसे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमें पता है कि 4s के बाद 4p की भी पॉसिबिलिटी है और 4d की भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है। तो 4s और 4p और ये जो 4d है, इसमें से एस पी और डी जो हैं, तो पी और डी तो खाली पड़े हुए हैं। तो जब कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई लिगेंड आ रहा है जो जिसको लोन पेयर प्रोवाइड करना है, तो लोन पेयर प्रोवाइड करते टाइम ये निकल अपने कौन से ऑर्बिटल्स वहां सामने लाएगा कि तुम इनमें लोन पेयर डालो, यही कॉन्सेप्ट बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और इसने ये क्या कहा, इसने ही सेड दैट कि अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड वाला इसको जो है पेयर्ड नहीं करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। मतलब अब हाइब्रिडाइजेशन जैसे अपन चलते हैं, यहाँ मेनली हमें 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे दिमाग में एक बेसिक चलता है कि sp3, बट ये हमारे पास dsp2 भी हो सकता है। ये किसका डी था, ये था इनर शेल वाले का, इनर शेल का। और ये हमारे पास आउटर शेल वाले के थे, ये आउटर शेल वाले के थे। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू हमारे पास 6 है तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो हम जानते हैं कि sp3d2 हो सकता है, ये सबके सब आउटर शेल वाले, बट इसको उल्टे तरीके से भी कहा जा सकता है, दैट इज d2sp3, यानी d2 जो है वो इनर शेल का प्रोवाइड हो जाए और sp3 जो है वो आउटर शेल का प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात तो उसने की, बट याद रखना कि ये हाइब्रिडाइजेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड वाले लिगेंड्स बाद में आए। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात तो कर गए, बट एक्चुअल पूरा फिनोमेना नहीं बता के गए थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन बता के तो गए, ये जो मैंने सारी बात कही वो सारी बता के गए, बट मैंने जो यहाँ पर क्या बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन के 2 होने की पॉसिबिलिटी है वो किस बेसिस पे है, मैंने इसका भी आंसर दे दिया, वो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स के ऊपर है। बट जो लाइनस पॉलिंग ने बताया था तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली लिखा था कि इसका dsp2 होगा, इसका sp3 होगा। तो ये फिनोमेना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हुए 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल हैं, तो उसमें क्या पर्टिकुलर शेप आ सकते हैं। तो जैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इवन 5 की भी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें, बट हमें 4 और 6 वाले इंपॉर्टेंट है। 5 में क्या होगा, एक हो जाएगा हमारे पास sp3d और एक हो जाएगा dsp3। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर में 5 में पॉसिबल है। सो इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये पूरा फिनोमेना था जानने का हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको ये पता पड़ गया कि वहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि उसने क्या किया, व्हाट ही हैव डन, इसने डी को पूरी तरह फिल्ड कर दिया, मतलब इसने पूरा पेयर्ड कर दिया, अनपेयर्ड एक भी छोड़े ही नहीं। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमको ये पता करना पड़ता है कि भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड। अगर ओनली पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक इन नेचर, और अगर एक भी अनपेयर्ड आ गया, मतलब जैसे ये वाली स्टेट होती और साइनाइड जो है वीक फील्ड लिगेंड होता, तो जब लोन पेयर आते तो वो कहाँ कहाँ भरे जाते, वो एक इधर भरा जाता, एक इधर भरा जाता,
एक इधर भरा जाता है, ये हो जाता है sp3 वाला सिस्टम। तो इन दिस केस देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कब होते, जब जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक वीक फील्ड नेचर का होता है साइनाइड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वर्ड मैंने इसलिए आपको समझा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लाइनस पॉलिंग, उन्होंने केवल हाइब्रिडेशन डायरेक्टली बता दिया था कि इसका ये हाइब्रिडेशन है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, जो कि आगे हमको पता पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर केस में साइनाइड, जब जैसे साइनाइड दे रहा है तो साइनाइड जो है वो जब 4 लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो ये साइनाइड वाले केस में ये जो 4 लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो ये इनको इनको जो है इनको क्या कर रहा है, इनको भी अनपेयर्ड से पेयर्ड कर दे रहा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का है। वाइल हमारे पास जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन वाले फैमिली के होते हैं, जैसे CO2 हो गया, C2O4 हो गया, या H2 हो गया, या हेलोजन वाले हो गए, ये सारे वीक फील्ड है। ये वीक फील्ड है मतलब कि इस तरह से अनपेयर्ड को मतलब अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेंगे। अगर अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेंगे तो उस केस में इसके पास क्या जाएगा, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर के हो गए। तो ये इस तरह से नेचर देखा जाता है कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन हमारे पास डायामैग्नेटिक होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसमें मैंने जो आपको एक स्टोरी क्या बता दी कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो, हाइब्रिडेशन निकालते टाइम चेक इट कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, क्या ये वीक फील्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। जैसे अभी इसी साल के नीट के पेपर में आपने देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन इस पे आया था, मुझे एग्जैक्टली मॉलिक्यूल याद नहीं है, शायद वो हमारे पास निकिल कोबाल्ट 4 ये वाला था। तो उसमें हमको चेक करना था कि वो वीक फील्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, और उसके बेसिस पे हमको हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो वो हमको तभी पता पड़ेगा कि हमको ये लिस्ट याद हो जाए कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं, कौन से वीक फील्ड वाले हैं। उस बेसिस पे हम लोग पूरा यही स्ट्रक्चर बनाएंगे सब कुछ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भाई कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी है, हाइब्रिड। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना, अब एक पॉसिबिलिटी के बारे में हमको नहीं सोचना है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो गया तो वो क्या करेगा, डी वाले को पहले अनपेयर्ड को पेयर्ड बना देगा, और पेयर्ड बनाने के बाद फिर वहां से हाइब्रिडाइजेशन का केस आएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। आफ्टर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई एम स्टार्टिंग, यहाँ हम लोग निकालने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अब नया क्या बना हमारे पास। ये इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच गए, बट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया, या कुछ अदर प्रॉपर्टीज पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी ड्रॉबैक थे उनको कोशिश की कवर अप करने की, कि इनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो आप बिल्कुल अनोखी कहानी सुनोगे, जिसमें आप ये समझोगे कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स ब्रेक डाउन होके रीजनरेट हो रहे हैं। बट बिफोर गोइंग दैट मैं आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ऑर्डर बनवा दे रहा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज 1, नाउ पेज 2।
पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, जल्दी लो। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें ज्यादा कुछ इतना कुछ था नहीं। और इसके आप ड्रॉबैक अगर लिखना चाहो तो याद रखना कि सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि इन्होंने इतने अजम्पशंस ले लिए, इतने अजम्पशंस ले लिए कि कहा जाता है कि नंबर ऑफ अजम्पशंस आर इन्वॉल्व इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो ये इसका पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि इनका कोई मैग्नेटिक जो डेटा था उसका कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं था। और ये इन्होंने काइनेटिक स्टेबिलिटीज और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो ड्रॉबैक लिखते टाइम। सो बिफोर गोइंग टू अनदर पार्ट दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उससे पहले ना मैं एक लास्ट चीज और लिख देता हूं दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखना कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो स्प्लिटिंग, अभी स्प्लिटिंग एक नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही होगी ऑर्बिटल्स की, और जब ऑर्बिटल्स स्प्लिट होके फिर नए रीजनरेट कैसे होंगे, ये हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर मतलब मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा कि द स्प्लिटिंग प्रोड्यूस्ड विथ द स्प्लिटिंग डिफरेंट प्रोड्यूस्ड विथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस, डिफरेंट मेटल आयंस। तो इसको हमें आगे पढ़ना ही है, तो पहले हम लोग इस चीज को लिख ले रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ऑर्डर याद रहे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। लिगेंड्स of ligands, these are arranged in a series according to their strength, which is called spectrochemical series, which is called spectrochemical series। याद रखना कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइम पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आई थी, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड वाले लिगेंड्स नहीं आए थे। बट जब भी आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि जब भी हाइब्रिडेशन वाला कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ऑलवेज गो बाय दिस मेथड। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट चेक कर लो कि भैया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे फिर क्या करो भाई ब्रेक कर दो। यहाँ इस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख लो तो चेक करो कि भाई यहाँ पे कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो लोन पेयर देने वाले हैं। जब वो लोन पेयर दे रहे होंगे तो अगर वो वीक फील्ड हुआ तो डी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो याद रखना कि वो क्या करेंगे, डी वाले को पहले अनपेयर्ड से पेयर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी अगर पेयर्ड है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे जिंक आपने ले लिया, अब जिंक +2 स्टेट में है तो वो जिंक तो पहले से ऑलरेडी 3d10 हो रखा है, तो उसके पास है ही नहीं, जगह ही नहीं है डी के अंदर। तो आप सोचो कि जगह ही नहीं है तो जबरदस्ती वहां लोन पेयर दे दो, तो फिर वो गलत हो जाएगा आंसर। अब मैं इसमें ना दोनों ऑर्डर लिखवा दे रहा, एक वीक लिगेंड्स का लिखवा दे रहा, तो वीक लिगेंड्स का ऑर्डर अलग लिखवाऊंगा, स्ट्रॉन्ग का अलग लिखवाऊंगा। तो वीक लिगेंड में हमारे पास पहला है हेलोजन फैमिली से आयोडीन और ब्रोमीन, फिर सल्फाइड S-2, फिर हमारे पास थायो साइनाइड, फिर क्लोराइड, फिर हमारे पास नाइट्रेट। ये सारे जितने भी हैं N3 यानी कि हमारे पास अजाइड आयन, फिर फ्लोराइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर ऑक्सलेट यानी C2O4 नेगेटिव, और फिर वाटर। अच्छा, अब जितने आ रहे हैं जो इसी के आगे रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग के हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की भी लिस्ट आपको लिख लेना है या बना लेना है बाद में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में हमारे पास है NCS सबसे पहला हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है मिथाइल साइनाइड CH3CN, उसके बाद है PY आप जानते हो ना, पिरिडीन को लिखते हैं हम लोग पिरिडीन, और अगर BPY लिखा होता तो बाइपिरिडीन बोलते हैं उसको। पिरिडीन है PY फॉर पिरिडीन, NH3 अमोनिया, और इन आपको पता होगा इथाइलिन डायमाइन, और BPY यानी कि बाइपिरिडीन, और हमारे पास NO2 नाइट्राइट आयन, और हमारे पास PPS3 यानी कि हमारे पास पिरिडीन ट्राइफिनाइल, और साइनाइड CN नेगेटिव, लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं, इनके थ्रू आप तुरंत निकाल लोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितना चल रहा है। हाइब्रिडेशन के अलावा अब हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि इसका
लास्ट पार्ट और पढ़ना है तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हम समझेंगे उसमें भी याद रखना है कि इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो प्रॉपर्टीज के CN की बात लिए करें तो CN कहाँ पर? सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN PS। CO, CN के बाद CN नेगेटिव के बाद लिखा हुआ CO कार्बोनिल CO। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और पढ़ना है तो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। एक या दो लेक्चर का रहेगा ये, ठीक है। तो हम पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके बेटा।